हम ध्वन्यालोक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कि ये एक शंका उठाई गई थी कि अलंकार जिनमें प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है, उनमें ध्वनि का अंतर्भाव कर लिया जाए। बोले जिन अलंकारों में नहीं होती, उनमें तो चलो छोड़ दो, लेकिन जिन अलंकारों में, तो आचार्य आनंदवर्धन ने उठाया था कि समासोक्ति, आक्षेप, दीपक, अपन्नुति, विशेषोक्ति आदि, तो इन जिनमें प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है, उनमें ध्वनि जो है उन अलंकारों में अंतर्भावित हो जाए, अंतर्भूत कर लो उसे। तो वहां पे कल हमने देखा था कि समासोक्ति में किस प्रकार से नहीं हो सकता। समासोक्ति में यद्यपि, ये कल की क्लास में हम डिटेल से देख चुके थे, समासोक्ति में प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है, किंतु प्राधान्य किसका होता है? वाच्य अर्थ का ही प्राधान्य होता है, क्योंकि वहां पे वाच्य अर्थ का ही प्राधान्य है और व्यंग्य अर्थ जो है वो गौण है, गुणीभूत है, तो वहां पे गुणीभूत व्यंग्य काव्य माना जा सकता है उसे। तो वहां पे तो हमने ये जो देखा था, ध्वनि कब होती है, यानी कि ध्वनि काव्य आप समासोक्ति अलंकार आदि में वहां पे ध्वनि नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहां पे जो व्यंग्य है वो प्रधान रूप से नहीं है, वो गौण है। और जब व्यंग्य वाच्य से बढ़कर होता है, जब व्यंग्य का प्राधान्य होता है, तभी ध्वनि होती है। जब व्यंग्य गौण होता है या वाच्य के समकक्ष होता है, वाच्य से न्यून होता है, तो गुणीभूत व्यंग्य का भी माना जाता है। तो कल हमने ये डिटेल में समासोक्ति के संदर्भ में समझा था। वही बात लगभग आक्षेप अलंकार के संदर्भ में भी है। तो अब यहाँ से देखो क्या कहा है आचार्य आनंदवर्धन ने। आक्षेपे अपि व्यंग्य विशेषाक्षेपणो अपि वाच्यस्यैव चारुत्तम प्राधान्येन वाक्यार्थ आक्षेपोक्ति सामर्थ्यादि ज्ञायते, तथा हि तत्र शब्दोपारूढ़ो विशेषाभिधानेच्छाया प्रतिषेध रूपो यह आक्षेपः सा एव व्यंग्य विशेषमाक्षिपन् मुख्यम काव्य शरीरम। अब यहाँ पे आक्षेप अलंकार के संदर्भ में कह रहे हैं, तो ये उन्होंने कहा था कि आक्षेप अलंकार में भी प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है, व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती है, तो क्यों ना आक्षेप अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव कर लिया जाए। तो इस पे आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि वहां पर भी नहीं, क्यों? आक्षेपे अपि, आक्षेप अलंकार में भी व्यंग्य विशेषाक्षेपिणो अपि, व्यंग्य विशेष का आक्षेप करने वाला होने पर भी वाच्यस्यैव चारुत्वम, वाच्य अर्थ की ही चारुता है। आक्षेप अलंकार में भी व्यंग्य विशेष का आक्षेप करने वाला होते हुए भी वाच्य अर्थ की ही चारुता है। क्यों? प्राधान्य वाक्यर्थत्वात् आक्षेपोक्ति सामर्थ्यादेव गायते, क्योंकि आक्षेप की सामर्थ्य से ही, आक्षेप की जो उक्ति है उसकी सामर्थ्य से ही वहां पे प्रधान रूप से वाक्यार्थ में वाक्य का वही अर्थ है, यह ज्ञात होता है। तो क्या कहते हैं? तथा ही तत्र शब्दोपारूढ़ो विशेषाभिधान इच्छया, तथा ही तत्र, क्योंकि वहां पर विशेषाभिधान इच्छया, विशेष बात को अभिधान माने अभिधा के माध्यम से कहने की इच्छा वाले, क्योंकि वहां पर विशेष बात को अभिधा के माध्यम से कहने की इच्छा से शब्दोपात जो प्रतिषेध रूप है आक्षेप है, जो प्रतिषेध रूप आक्षेप है वह व्यंग्य विशेष माक्षिपन, वह व्यंग्य विशेष को आक्षिप्त करता है। मुख्य काव्य शरीरम, वही मुख्य काव्य का शरीर है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा वही बात यहाँ पे समझा रहे हैं कि ध्वनि को अलंकार के अंतर्गत सिद्ध करने के लिए दूसरा उदाहरण आक्षेप अलंकार का दिया गया है। अब यहाँ पे देखो भामा ने आक्षेप अलंकार का लक्षण क्या दिया है। भामा के काव्य अलंकार में आक्षेप अलंकार का लक्षण हमें प्राप्त होता है। प्रतिषेध एवेष्टस्य यो यो विशेषाभिधिस्सया वक्ष्यमाणोक्त विषयः सह आक्षेपो द्विधा मतः। वे आक्षेप दो प्रकार का है। जहां किसी विशेष बात को कहने की इच्छा से, कोई विशेष बात यदि कहना चाहते हैं उसकी इच्छा से जो इष्ट वस्तु है उसका निषेध किया जाता है, वह आक्षेप अलंकार होता है। यह निषेध दो प्रकार का हो सकता है, यानी पहले जो बात आगे कही जाने वाली है उसका पहले ही निषेध कर दो, वक्ष्यमाण बात को, यानी जो आगे कही जाने वाली बात है उसका पहले ही निषेध कर देना, अथवा उक्त विषय यानी पहले कही गई बात का पीछे निषेध कर देना। तो यानी कि जो बात विशेष बात को कहने की इच्छा रखता है उसका निषेध कर देना, इष्ट वस्तु का निषेध कर देना आक्षेप अलंकार है। तो एक उदाहरण भी वहां पे दिया है कि कोई काव्य अलंकार में आता है कि यदि मैं तुमको क्षण भर के लिए भी नहीं दूं, कि नायिका कहती है उत्कंठित होती, यदि मैं तुम्हें क्षण भर के लिए नहीं देखूं तो मैं उत्कंठित होती हूँ।
तो नायक उसको बीच में ही रोक देता है, इतना ही रहने दो, इतना ही बस। इसके बाद तुम कोई अप्रिय बात उसे कहने नहीं देता, वहीं पे बीच में रोक देता, अप्रिय बात इसको कहने से क्या, ये बात वो कहता है यहाँ पे। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, नायिका नायक से कहना चाहती है कि यदि मैं तुमको क्षण भर के लिए भी नहीं देखूंगी ना, तुम मर जाऊंगी। इस प्रकार जो मर जाऊंगी, यह बात जो वो कहना चाह रही है, आगे कहेगी, उस बक्ष्यमाण बात है, उसको नायक ने पहले ही रोक दिया, पहले ही मना कर दिया, बस यहीं तक रहने दो, ये आक्षेप अलंकार है। समझ गए क्या? अब अलंकारवादियों जो है उनका कहना है कि जो आक्षेप अलंकार में कि मर जाऊंगी या बक्ष्यमाण जो बात है वो प्रतीयमान अर्थ, वो व्यंग्य अर्थ है, अतः ध्वनि का अंतर्भाव अलंकार में मान लो। ध्वनि को बोले अलंकार से, ध्वनि को अलग से मानने की आवश्यकता नहीं, ध्वनि को आप अलंकार में अंतर्भूत कर लो। यानी जिन अलंकारों में ध्वनि विशेष रूप से प्रतीत नहीं होती वहां तो छोड़ो, लेकिन जिनमें होती है, प्रतीयमान अर्थ प्रतीत होता है, व्यंग्य अर्थ प्रतीत होता है, जैसे समासोक्ति, आक्षेप, दीपक, अपनुति, विशेषोक्ति आदि संकर, इनमें तुम ध्वनि का अंतर्भाव कर। तो यहाँ पे कहते हैं कि वो नहीं हो सकता। इस संबंध में ध्वनिकार का यही मत है जो उन्होंने समासोक्ति के संदर्भ में भी कहा था, हमने भी देखा ही था पिछली क्लास में। ध्वनि वही होती है जहां वाच्य की अपेक्षा किसका प्राधान्य होता है, व्यंग्य का प्राधान्य। जहां वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ की प्राधान्य होता है, जहां व्यंग्य अर्थ मुख्य होता है, वही ध्वनि होती है, वही ध्वनि होती है। किंतु इस वाले में भी ध्वनि, इसमें क्या है, ध्वनि नहीं है, यहाँ पे व्यंग्य अर्थ प्रधान नहीं है, यहाँ पे कौन प्रधान है, वाच्य अर्थ। वाच्य अर्थ को अलंकृत करने के लिए ही उसकी चारुता प्रतिपादित होती है, अतः इसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य ही माना जा सकता है, ध्वनि नहीं माना जा सकता। ये बात यहाँ पे हम देख रहे हैं। आगे इसकी और पंक्ति स्पष्ट करते हुए कहेंगे, देखो। तो यही बोली बात जैसे समासोक्ति में गई थी, वही बात है कि यहाँ पे बेटा किसका प्राधान्य है, वाच्य अर्थ का ही प्राधान्य है, व्यंग्य अर्थ का नहीं है, और ध्वनि वही होती है जहाँ व्यंग्य प्रधान है। तो यहाँ पे ये गुणीभूत तो मान सकते हो आप, इसमें ध्वनि मानोगे तो उसका अंतर्भाव आप कैसे कर सकते हो, तो ये यहाँ पे ये स्पष्ट करना चाहिए। आगे देखो इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, चारुत्तोत्कर्ष निबंध नाही वाच्य व्यंग्ययोः चारुत्व विवक्षा यथा अनुरागवती संध्या दिवसत् तत्पुरः सरः अहो देवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः। अत्र सत्यामपि व्यंग्य प्रतीतौ वाच्यस्यैव चारुत्वमुत्कर्ष वदति इति तस्यैव प्राधान्य विवेक्षा। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, चारुत्वोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्ययोः चारुत्व विवक्षा यथा। वाच्य और व्यंग्य अर्थ में चारुत्व विवक्षा यानी प्राधान्य अर्थ की विवक्षा उनके किसके कारण होती है, चारुत्व के उत्कर्ष के आधार पर होती है। या वाच्य और व्यंग्य में कौन जो ज्यादा सुंदर होगा वही प्रधान होता है। तो वाच्य और व्यंग्य में प्राधान्य की जो विवक्षा है उनके चारुत्व के उत्कर्ष के कारण ही होती है। जैसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं यहाँ पे, अनुरागवती संध्या दिवसत् तत्पुरः सरः। संध्या कैसी है, अनुरागवती है, अनुराग से युक्त है, यानी संध्या कालीन लालिमा से युक्त है। यहाँ पे बेटा दोनों के लिए बात जा रही है, एक नायक नायिका की बात भी है और यहाँ पे संध्या और दिवस की बात भी है। तो संध्या अनुरागवती है, यानी संध्या सायकाल संध्या कालीन लालिमा से युक्त है। और नायिका के संदर्भ में संध्या नाम की नायिका मान लो, या नायिका किसके कैसी है, अनुरागवती माने प्रेम से भरी हुई है, उसके अंदर प्रेम है। और दिवसस् तत्पुरः सरः, दिवस माने दिवस उसके, तत्पुरः सरः माने दिवस उसके सामने है, संध्या के सामने दिवस उसके सामने है। और यहाँ पे नायक नायिका के पक्ष में जाएगा तो उसका जो नायक है दिवस या दिन या किसी, उसका जो नायक है वो उसके सामने है। और पूरा सरा माने सरति माने उसके आगे और आ रहा है, समझ लो नायक उसके सामने उपस्थित है, उसके सामने और आगे बढ़ा जा रहा है। तब भी क्या करें, अहो देव गति चित्रा तथापि न समागम। अरे भाग्य की कैसी गति है, देव गति भाग्य की गति, चित्रा माने विचित्र है। अरे भाग्य की गति तो कैसी विचित्र है, तथापि न समागम, फिर भी दोनों का मिलन नहीं होता है, फिर भी दोनों का मिलन नहीं हो रहा है। संध्या अनुराग से युक्त है, अनुराग से पूर्ण है, और दिवस उसके सम्मुख उपस्थित है, फिर भी देखो कैसे भाग्य की गति है कि दोनों का मिलन नहीं हो रहा है। और नायिका के पक्ष में संध्याकालीन जो संध्या है नाम की कोई नायिका है, वो प्रेम से पूर्ण है और नायक भी उसके सामने उपस्थित है, लेकिन देखो उनका कितनी भाग्य की गति है कि फिर उनका मिलन फिर भी नहीं हो पा रहा है। ये बात यहाँ पे कह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं बेटा
जैसे अनुरागवती संध्या और पुरस्तर दिवस, यानी उसके जो सामने जो दिवस स्थित है, इसके वृत्तांत से नायक और नायिका का वृत्तांत व्यंजित हो रहा है। दोनों से नायक नायिका का वृत्तांत व्यंजित हो रहा है। संध्या काल और दिवस का मिलन क्यों नहीं हो सकता? प्राकृतिक कारणों से नहीं हो सकता, दोनों मिल नहीं सकते। ठीक है, जब होगा दिन होगा या संध्या होगी, तो दोनों का मिलन हो नहीं सकता। परंतु नायक नायिका का मिलन क्यों नहीं हो रहा? मान लो गुरुजनों के कोई बंधन है, मतलब परिवार में कोई उन्हें रोक रहा है, किसी या उनको शर्म है, लज्जा, उस कारण से उनका मिलन नहीं हो पा रहा, गुरुजनों के बंधन आदि के कारण। तो यहाँ पे व्यंग्य अर्थ की प्रतीति तो है, नायक नायिका अर्थ जो है वो व्यंग्य अर्थ है, उसकी प्रतीति तो है, परंतु वाच्य अर्थ का जो चारुत्य है वही अधिक है। वाच्य अर्थ यहाँ पे अधिक सुंदर है, तो वही प्रधान है, और जो प्रधान होता है वही विवक्षित है यहाँ पे, और जो प्रधान है उसी के आधार से हम काव्य का निर्धारण करते हैं। देखा था हमने, जब व्यंग्य अर्थ प्रधान होता है तो ध्वनि काव्य होता है, और जब वाच्य अर्थ प्रधान होता है तो गुणीभूत होता है। तो बोले यहाँ पे ध्वनि है ही नहीं, अतः यह काव्य ध्वनि नहीं होगा, तो आप इसका अंतर्भाव यानी ध्वनि का अंतर्भाव का आक्षेप अलंकार में नहीं कर। लगभग वही बात हमने भी समासोक्ति में भी देखी थी कि समासोक्ति के अंतर्गत क्या था, समासोक्ति के अंतर्गत कल हमने देखा था कि व्यंग्य होता है किंतु वाच्य अर्थ का ही प्राधान्य होता है, वाच्य का ही चारुत्व अधिक होता है, तो वहां पे गुणीभूत व्यंग्य काव्य हो जाता है, ध्वनि नहीं होती। तो समासोक्ति में आप ध्वनि का अंतर्भाव नहीं कर सकते, ऐसी आक्षेप नहीं कर सकते। तो इस स्थल की व्याख्या में बेटा एक अभिनव गुप्त का कथन है यहाँ पे, जो उसकी टीकाकार है, उनको कहते हैं कि वो इस श्लोक में दोनों ही अलंकार मान लेते हैं। उनके अनुसार कहते हैं, अभिनव गुप्त उसकी टीकाकार जब टीका करते हैं तो दोनों ही मान लेते हैं कि वामन के अनुसार तो यहाँ आक्षेप अलंकार है, वो कहते हैं, और भामा के अनुसार यहाँ पे समासोक्ति अलंकार है। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो आचार्य आनंद वर्धन ने ये उदाहरण रख दिया है, तो वो दोनों मानो एक साथ दोनों का ही खंडन करना चाह रहे हैं कि समासोक्ति और आक्षेप दोनों को एक साथ ही खंडित कर देते हैं, इसलिए ध्वनिकार ने उदाहरण दिया है। तो आलंकारिक चाहे समासोक्ति को माने या आक्षेप को माने, दोनों में ही ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में ही वाच्य अर्थ का ही चारुत्व अधिक है, वाच्य अर्थ ही प्रधान है। व्यंग्य अर्थ होता है किंतु व्यंग्य अर्थ का प्राधान्य नहीं है, इसलिए वहां पे ध्वनि काव्य नहीं है। तो यह सिद्ध करना चाहते थे कि अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता, और इससे यह तथ्य सिद्ध हो जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? इसके बाद देखो क्या कहते हैं, अगली पंक्ति हम देखते हैं। इसके बाद में वो दीपक और अपन्नुति की बात करेंगे। फिर कहते हैं यथा च दीप का अपन्नुत्यादौ व्यंग्यत्वेनोपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येन अविवक्षितत्वान् न तया व्यपदेशत् तद्वत् तत्रापि द्रष्टव्यम्। क्या कह रहे हैं? यथा च, जिस प्रकार, दीपक अपन्नुत्यादौ, दीपक और अपन्नुति इत्यादि में भी, दीपक और अपन्नुति अलंकार में भी क्या होता है, व्यंग्यत्वेन उपमायाः प्रतीतौ, व्यंग्य रूप से उपमा की प्रतीति होने पर भी क्या प्राधान्य किसका होता है? प्राधान्य अविवक्षितत्वात्, प्राधान्य अविवक्षित होता है। दीपक और अपन्नुति की ही आदि अलंकारों में व्यंग्य रूप से उपमा की प्रतीति होने पर भी प्राधान्य रूप में उसका अविवक्षा रहती है, वो प्रधान रूप से विवक्षित नहीं होती, यानी व्यंग्य प्रधान वहां पे नहीं होने के कारण दीपक और अपन्नुति की ही प्रधानता होती है। इसमें तद व्यपदेशक तत्व अत्रापि द्रष्टव्यम। जिस प्रकार समासोक्ति में देखा, हमने आक्षेप में देखा, उसी प्रकार से यहाँ पे व्यंग्य अर्थ की विवक्षा नहीं है, प्रधानता से नहीं है, वाच्य अर्थ की प्रधानता है, तो यहाँ पर भी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। ये सारे अलंकार हम लोगों ने देखे थे काव्य प्रकाश का, जब हम देख रहे थे, तो दीपक अलंकार याद आ रहा होगा तुम्हें, और अपन्नुति प्रकृतम या निषिद्धान्य साध्यते सातोपन्नुति, और दीपक अलंकार का लक्षण दिया था सकृत वृत्तिषु धर्मस्य प्रकृता अप्रकृतात्मनाम चैत क्रियासु भव्यसु कारकस्येति दीपकम। तो कह रहे हैं इन दोनों जो अलंकार है वहां भी प्राधान्य किसका होता है? बोले इन दोनों में व्यंग्य रूप से उपमा की प्रतीति होती, किंतु उसका प्रधान रूप से विवक्षा नहीं होती। जब प्रधान रूप से विवक्षा नहीं होती तो वाच्य अर्थ की ही प्रधानता है, तो बोले इसमें भी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं। तो आप सामान्य रूप से बस इतना समझ लो बच्चों कि अभी तक हम लोग जो देखे, जो आचार्य आनंद वर्धन उससे पहले जो बता रहे थे कि वाच्य
और व्यंग्य। तो तब वो कह रहे थे कि व्यंग्य है, ठीक है, बोले कि वाच्य और व्यंग्य दोनों हैं, लेकिन तो बोले इसी में हम ध्वनि का अंतर्भाव कर लेते हैं, उस तरह की बात चल रही थी। वो कह रहे कि जो अलंकार है वो वाच्य और वाचक के आश्रित रहने वाले हैं, और जो ध्वनि है, जो ध्वनि है वो व्यंग्य व्यंजक आश्रित है। तो बोले कि कैसे आप उसमें, आप बोले नहीं हो सकता, आप दोनों उसमें अंतर्भाव नहीं हो सकता, आप ये नहीं मान सकते। तो फिर वो कहते हैं कि भाई कुछ अलंकार हैं जिनमें कुछ अलंकार है जिनमें प्रतीयमान अर्थ की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, आप उनको छोड़ दो, लेकिन जिनमें होती है प्रतीयमान अर्थ होता है, जिनमें व्यंग्य अर्थ होता है, वहां तो आप ध्वनि का अंतर्भाव कर लो। तो इसका उत्तर देते हुए आचार्य आनंदवर्धन ये सारा प्रसंग वर्णन कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि जहाँ पे आप वो अलंकारों का नाम भी लेते हैं, जो अपना विरोध उपस्थापित कर रहे हैं कि समासोक्ति, आक्षेप, विशेषोक्ति, दीपक, अपनुति आदि अलंकारों में आप ध्वनि का अंतर्भाव कर लो, क्योंकि वहां पे प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है। तो आचार्य आनंदवर्धन उत्तर देते हैं कि वहां भी जो आप कह रहे हो, वहां पे प्रतीयमान अर्थ होता है, व्यंग्य अर्थ होता है, लेकिन प्रधान रूप से विवक्षित नहीं होता, और ध्वनि वही होती है जब व्यंग्य प्रधान होता है, व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है। यहाँ पे तो वाच्य अर्थ की प्रधानता है। तो यही बात अब यहाँ तक हम लोगों ने जो क्लासेस में देखी, समासोक्ति को देखा हमने, उसके बाद में हमने देखा आक्षेप अलंकार को, और दीपक और अपनुति को। आगे की अब वो आगे समझाएंगे कि कैसे विशेषोक्ति के संदर्भ में बात समझाएंगे। तो ये सारा कि किस प्रकार से विशेषोक्ति में भी आप जो बात कह रहे हैं वो आपकी बात सही नहीं है, ये अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।